बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज फिर हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। ये इस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है जब से हमने रिपोर्टर्स कॉर्नर को स्टूडियो से बाहर निकाला और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में लेके आए। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग जो सहाफ़ी हैं इनके मसाइल के ऊपर भी बात कर सकें और सहाफ़ती जो असूल हैं वो किस हद तक उसके ऊपर काम हो रहा है और किस हद तक हमारे सहाफ़ियों को इस हवाले से पता है या अ, उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो भी बहुत जो है गंभीर सूरत हाल है। उसके साथ साथ सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ का क्या प्लान है। रोज़ सुनने में आता है कि आज असम्बलियाँ जा रही हैं, आज असम्बलियाँ तोड़ देंगे, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने से क्या मुल्क की मईशत बेहतर होगी, क्या सियासी माहौल बेहतर होगा, क्या सियासी जो अदम इस्तेकाम है मुल्क के अंदर उसके अंदर कोई बेहतरी आएगी, या हमारी जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हमने देखी थी, उसके बाद PDM ने इस हुकूमत को उठाया, साबका हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस्लामाबाद और विफाक से उसका खात्मा हुआ। हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ही सारा मामला हुआ। उसके बाद चीज़ें बिगड़ती गई और अभी तक उसको वो संभलने में नहीं आ रही। ये चीज़ें कहाँ पर जाके रुकेंगी, इसके अंदर मज़ीद आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि ये वो जगह है जहाँ से खबर निकलती है, खबर जाती है और ख़बर बनती है। और और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो काम है जो यहाँ से बेहतर किसी और जगह से नहीं हो सकता था, या यहीं से आप कह सकते हैं कि सबसे मौसर फ़ोरम है जहाँ से हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, आप तक लेके आ सकते हैं। और इसी सिलसिले को इंशाल्लाह हम लोग रिपोर्टर्स कॉर्नर को यहीं से जारी रखेंगे। पहले मेरे साथ मौजूद हैं अफजल भट्ट साहब। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। आपको वेलकम करेंगे जी। थैंक यू। आपके साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शहजादी साहब, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा नाम है, डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ। आपको भी वेलकम करेंगे जी। और मेरे राइट हैंड साइड पे मौजूद हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग सहाफ़ती असूलों की बात करते हैं, सहाफ़त की बात करते हैं और मौजूदा हालात में सहाफ़त और ज़्यादा मुश्किल हो गई है, तो इनका बैठना, इनसे बात करनी भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ और ये कैसे तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं और इनको आइंदा आने वाले दिनों में उसके लिए कैसे अपने दोस्तों को, ख़ुद को तैयार कर रहे हैं। यूसुफ़ खान है, प्रेसिडेंट है यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। आपको भी वेलकम करेंगे जी। और आपके साथ मौजूद हैं अनिला बशीर, आप भी जर्नलिस्ट हैं। आपको वेलकम करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अफजल भट्ट साहब से। अफजल भट्ट साहब, हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बात की, उससे पिछले प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बात की। सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ बड़ी ज़रूरी हैं। हमें बतौर सहाफ़ी, बहैसियत सहाफ़ी, क्या आप ये समझते हैं कि जो लोग फ़ील्ड में काम कर रहे हैं इनको इसका अदराक है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है? बहुत शुक्रिया तनोली साहब। मेरा ख़्याल है जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्टर है, जो कैमरामैन है, ठीक है, उसको तो इदराक होता है, क्योंकि उसकी रोज़ाना ट्रेनिंग होती है कि मुझे किन हालात में किस तरह अपना रोल प्ले करना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो एजेंडा लेकर लोग इस प्रोफेशन में आ गए हैं, उन्हें इस बात का इदराक नहीं है। उन्हें ना इस प्रोफेशन की हुर्मत का एहसास है, ना उन्हें जर्नलिज्म के जो असूल हैं उनका पास है, क्योंकि उनके सामने तो एक एजेंडा है और उन्होंने उस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना है। तो इसलिए इसको हमें दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा आज के दौर में। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिन्हें एहसास है रिपोर्टर को, कैमरामैन को, उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, क्योंकि मोस्टली जितने इदारे हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो अब वो डिसीजन करती है कि क्या कहना है, क्या नहीं कहना। तो ये बड़ी बदकिस्मती है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जर्नलिस्टों की क्रेडिबिलिटी जो है, जर्नलिस्टों की और जर्नलिज्म की, वो एट स्टेक है। तो बहरहाल इस दौर में भी बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जो किसी एजेंडे को देखे बगैर, किसी एजेंडे पर अमल दरामद किए बगैर जो उनका ज़मीर होता है माफ़ी ज़मीर बयान करते हैं। भट्ट साहब, जब हमने सहाफ़त शुरू की, मुझे याद है कि हम लोग जब हमने किसी न्यूज़ चैनल को ज्वाइन किया, मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग फ़ख्रिया बताते थे, लोग हमसे मिलके खुश होते थे और कहते थे ये जर्नलिस्ट हैं, ये फ़लाने चैनल में काम करते हैं, फ़लाने न्यूज़ चैनल के साथ काम करते हैं। तो फ़ख्र भी महसूस होता था, अच्छा भी लगता था। लेकिन आजकल थोड़ा-सा ये चीज़ें होने के बाद और चीज़ें इतनी इस तरह की जो रिपोर्ट होती हैं या जो हमारे साथी जिनका ज़िक्र आपने किया कि 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिए गए, अब वो फ़ख्र या वो खुशी नहीं है, उसकी वजूहात? देखिए, उसकी बेसिक वजह तो मैंने आपको बताई है कि जब एजेंडा सेटिंग के तहत एंकर भर्ती होंगे और या आप इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा लेकर बढ़ें, या आप तहरीक इंसाफ का एजेंडा लेकर बढ़ें, या आप
नून लीग का एजेंडा लेकर बढ़े या पीपल्स पार्टी का एजेंडा लेकर बढ़े तो आपके पीछे एक फोर्स होगी, तो आपको स्क्रीन आसानी से मिल जाएगी और बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, अपनी मर्जी का टाइम भी मिल जाएगा। तो इसकी रोकथाम के लिए देखें आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सहाफ़ती जो ज़िम्मेदार हैं उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, उनको रोकना चाहिए। और इस तरह के जो अनासर इस शोबे के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो इसका कोई ना कोई तो एक तमीज़ बनानी चाहिए ना। तो देखें, बेसिकली तो हमारे साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की ये जिम्मेदारी है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज से पहला दौर था कि जो जर्नलिस्ट किसी पार्टी के साथ खुलकर चला जाता था, पाकिस्तान के अवाम जो है उसे जर्नलिस्ट नहीं समझते थे, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती थी। समझे, मैं और आप क्यों समझते हैं उसको जर्नलिस्ट? मैं रात को, सर माजरत के साथ, मैं रात को अतर काज़मी साहब को सुन रहा था, उनका नाम ले रहा हूँ। मुझे किसी जगह पे भी नहीं लगा कि वो जर्नलिस्ट हैं या वो तज्ज़ियाकार हैं, लेकिन सीनियर तज्ज़ियाकार उनके साथ लिखा जाता है। इस तरह के बहुत और से लोग हैं, मुझे किसी जगह पे नहीं लगा कि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। वो कोई बात नहीं जाने दे रहे थे कि जो उस पार्टी के दिफा में वो नहीं कर रहे थे। मैं पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप बेहतर समझते हैं। तो ऐसे चीज़ें हम लोग कैसे इसको आवाम के पास लेके जाएंगे जब हम लोग खुद नहीं कर सकते? ठीक नहीं, देखें, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना तनोली साहब, पहले तो ये था कि अवाम एक गैर जानबदार तजिया सुनना चाहते थे, अवाम एक गैर जानबदार ख़बर पढ़ना चाहते थे। अब अवाम जो है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बात सुनना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार पाकिस्तान के अवाम का जिक्र कर रहा हूँ कि ये अवामी प्रेशर होता है, ये आपके समाज का प्रेशर होता है कि जहाँ जज़ा सज़ा का अमल ना हो वहाँ ये अवामी दबाव जो है वो रास्तों का तयन करता है, वो सीधे रास्ते पर लोगों को लेकर आता है। लेकिन जब अवाम ही ये चाहते हों कि नहीं भाई हमने उसको सुनना है जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक बात करे, ठीक है ना, पहले वो समझते थे कि हमारी ख्वाहिश गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। इसलिए एक जर्नलिस्ट जो तजिया करेगा, एक जर्नलिस्ट जो खबर देगा, उससे हमारी सोच का तैयार होगा। लेकिन अवाम अब ये समझते हैं कि भाई जो हमने सोच लिया, पूरी करेगा, जो हमने सोच लिया है, स्क्रीन पे हमारी उस ख्वाहिश की जो है वो तकमील होनी चाहिए ताकि हमें तस्कीर मिल सके। इफ्तिखार शाह साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है, इसी के ऊपर आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी बाल सफ़ेद भी किए और बाल गिरा भी दिए इस सहाफ़त के अंदर, और ये बड़ा तवील अरसा है सहाफ़त का। तो अब आपको लगता है कि हम लोग किसी सही सिमत में जाएंगे या चीज़ें हमारे लिए बेहतर होंगी बतौर साफ़ी? बाल गिरना तो मेरा जेनेटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा है, लेकिन बाल ज़रूर सफ़ेद किए सर किए है ना, देखें। लेकिन इनफैक्ट जो हम बात कर रहे हैं ना मीडिया की, मीडिया बुनियादी तौर पे इस माशरे का एक अक्स होता है ना। अगर थोड़ा सा आप इस मुल्क में पीछे चले जाएं, आज से पहले जब प्राइवेट मीडिया नहीं आया था इस मुल्क में, 2002 में हुई है ना, इससे पहले तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, अखबारात ज़रूर थे, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो सहाफ़ती इनकलाब बर्पा किया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया है। लोगों को थोड़ा बहुत सेंसिटाइज़ किया है, शऊर भी दिया है या होप भी दी है। लेकिन उससे पहले PTV था ना इस मुल्क में। जी जी। और मैं और आपके बड़े बुज़ुर्ग जितने भी थे वो PTV पे तो ट्रस्ट नहीं करते थे। आपको याद है कि उस वक्त BBC रेडियो सुना जाता था। तो गोया कि हज़ारों मील दूर बैठे सहाफ़ी शायद यहाँ मुल्क के हालात के बारे में सही तस्वीर पेश करता था, और आपका जो सरकारी मीडिया था वो उस वक्त की हुकूमतों का स्पोक्समैन के तौर पे उनका एक तरह से आप कह लें कि प्रोजेक्टर बन के रोल प्ले करता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो भट्ट साहब ने बात की है, पहली जिम्मेदारी आम आदमी की, तो आम आदमी ने तो बरस पहले ये फ़ैसला किया हुआ है कि इस मुल्क के अंदर के जो इम्पार्शल, फेयर, इंडिपेंडेंट और एक्चुअल ओपिनियन देगा हम उसके साथ खड़े होंगे, उसको उस पर ट्रस्ट करेंगे, और उसी के ज़रिए हम इस मुल्क के हालात को जानना चाह रहे हैं। लेकिन बड़ी बदनसीबी है कि इस मुल्क के अंदर जो हुकूमतों में आते हैं उनका माइंडसेट क्या है। क्या वो एक वाइब्रेंट, क्रिटिकल और एक इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं? तो माजरत के साथ नहीं कोई चाहता। इस मुल्क में हमने 30 बरस तो बराह रास्त फ़ौजी अदवार देखे हैं। तो जिस मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप रही हो, आप समझते हैं कि उस मुल्क के अंदर मीडिया पनप सकता है? नहीं पनप सकता। भट्ट साहब तो उस बात के गवाह हैं, या हमसे सीनियर सहाफ़ी, कि जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में या जनरल अयूब के ज़माने में जो अखबारात छपा करते थे, वहाँ तो दफातर में एक यूनिफॉर्म मैन बैठा होता था कि उस बताता था आपको कौन सी खबर आप छाप सकते हैं, कौन सी नहीं छाप सकते।
तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि इस लेकिन मुल्क वक्त के ने अंदर इसमें थोड़ी तब्दीली तो लाया ना, चीज़ें पता बेहतर तो नहीं, हुई मेरा ना। नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है, इसमें कोई शक आप नहीं ये है कहते कि हैं कि कुछ वक्त बेहतर हुई नहीं। नहीं। देखें, आप वाज़े तब्दीली की बात कर रहे हैं, मैं उससे इख्तलाफ कर रहा हूँ। ठीक है। वाज़े तब्दीली नहीं आई, हाँ थोड़ी बहुत ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर भी मेरे ख्याल में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें सोशल मीडिया का लग रहा है। आपका जो स्टेट मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो काफ़ी हद तक अभी भी कंट्रोल लग रहा है। और भट्ट साहब जिस तरह निशानदेही कर रहे हैं कि अब तो मीडिया की मैनेजमेंट मालकान के थ्रू हो रही है, बिल्कुल ऐसे। गोया कि वहीं से हो रही है, वो कंटेंट सेट करते हैं। अगर मुझ जैसा आप जैसा सहाफ़ी चाहे भी सही कि इस मुल्क के अवाम को हमने सही तस्वीर दिखानी है, वो सियासत की हो, वो मईशत की हो, वो खारजा अमूर की हो, वो दिफा की हो, बट हम हैंडीकैप्ड हैं, हम नहीं ऐसा कर सकते क्योंकि हमारी जो जॉब्स हैं वो सिक्योर नहीं है। अगर हम मालकान के या स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगे, अगर हम एक्चुअल बात कर रहे होंगे, बट हमारी जॉब्स स्टेक्स हैं, हमारी लाइफ स्टेक है, तो मैं नहीं समझता कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं। स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन जब आप देखें कि मीडिया के अंदर भी एक आपको वाज़ेह डिवाइड नज़र आए, कोई लाइन के इस तरफ खड़ा हो, कोई लाइन के उस तरफ खड़ा हो। अभी तो मुझे जो मंजरनामा नज़र आ रहा है, जो आप भी देख रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं सहाफ़ी आपस में दस्तो गिरेबां हैं। गुत्थम गत्थम, बिल्कुल ऐसी बात है। तो बिल्कुल जब आप कम्युनिटी के तौर पे आपस में लड़ रहे हों, तो फिर आप कैसे इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं? तो उसके नहीं हो पीछे वजह सकता। वही है ना कि आपकी रियासती आपके जो इदारे हैं वो उनकी अपनी पॉलिसी है और वो पॉलिसी आपसे मैं इम्प्लीमेंट कहता हूँ करवाती कि है। रियासती इदारों का हमेशा ये काम होता है कि वो आपको डिवाइड करके रखे, वो आपको कमज़ोर करके रखे और अपने इंटरेस्ट में उसको इस्तेमाल करे आपको। लेकिन आपके अंदर बैठे लोगों का शऊर, उनकी समझ, उनकी दानिश क्या कहती है, शऊर समझ दानिश को अगर देखें तो फिर रोटी किधर से खाएंगे? तो फिर इदारे वही है निकाल ना कि देते हैं। आप कंप्रोमाइज़ करें, फिर कंप्रोमाइज़ करके बैठ जाएं और जिस तरह के रोबोटिक मीडिया चल रहा है उसको चलाने दें, तो फिर इससे गिला ना करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप प्रोफेशनल ये से सब कुछ करने के बावजूद भी प्रोफेशनल से कि जब आप गिला करेंगे तो वो गिला बाजा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अ फेयर वे टू आई मीन आस्क द प्रोफेशनल्स कि आप अच्छा जर्नलिज्म नहीं कर रहे। मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे करने दिया जा रहा है। सवाल तो ये है ना, इस सवाल का किसी के पास जवाब है? हरगिज़ नहीं है। तो मेरा ख़्याल में अगर आप कहें ना कि एथिक्स की बात करते हैं, जर्नलिस्टिक एथिक्स लोगों ने पढ़े हैं, जिन लोगों ने जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं, बहुत सारे तो आज साथी, बहुत सारे पैराशूटर्स भी हैं, कुछ का आपने जिक्र भी किया कहाँ से आते हैं लोग, वोकल हो जाते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है, वो किसी पार्टी का टूल बन जाते हैं। लेकिन वो लोग के जो पढ़ के आए हैं, जिन्होंने ग्रेजुअली जर्नलिज्म को एक तरह से प्रोफेशन उन्होंने अडॉप्ट किया है, बड़ा अरसा लगाया है, वो लोग समझते हैं कि एथिक्स क्या हैं, फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट के तौर पे इसकी अहमियत से भी आगाह हैं। उनको पता है कि हमारा रोल बतौर उम्मत के इमाम का है, बिल्कुल ऐसी, मस्जिद के इमाम से बड़ा हमारा रोल है कि हमने एक उम्मत को उसके सही डगर पे डालना है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन स्पेस कितने अवेलेबल है, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। यूसुफ खान है, प्रेसिडेंट हैं यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, ये भी पढ़ के आए हैं सहाफ़त। यूसुफ खान, सीनियर लोग मौजूद हैं, हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, अब सीख भी रहे हैं और ये आपको पता है कि ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। आप लोगों को मौजूदा हालात के अंदर क्या नज़र आ रहा है कि एक साफ़ी का मुस्तकबिल क्या है और साफ़ी को अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से एहसास है, पता है? ये मेरे ख्याल से जो भट्ट साहब ने जो बात की एजेंडा सेटिंग की और इसी तरह शराजी साहब जो बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस वजह से जो साफ़ी बुरान है, इसकी बड़ी वजह यही है, एक तो एजेंडा सेटिंग की और दूसरा पार्टी बनने की। इस वजह से जो मेरे ख्याल से जो मालकान है वो तो पार्टी बन के पैसा तो ले रहे होंगे, लेकिन जो नीचे जो वर्कर हैं वो उनका इस्तेसाल हो रहा है, उनको ना तो सैलरी टाइम पे मिल रही है, ना और मज़ीद जो सहूलतें हैं वो उनको नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल से पहले जो बात की उन्होंने की कि तवाज़ुन तो है ही नहीं है, हर बंदा हर चैनल अपनी अपनी पार्टी के साथ अपने एजेंडे के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। और दूसरा अब टाइम है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया के बाद मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वैसे भी हालात जो है वो थोड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो इसमें काफ़ी मसाइल है, जो नए लोग हैं पढ़ लिख कर आ रहे हैं, मैस कम्युनिकेशन करने के बाद इस फील्ड में आते हैं, एक तो उनको ख़बर बनाना नहीं आती, पढ़ते तो है सब कुछ वो उनको नज़र आता है, थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन वो ख़बर बनाना उनको पता नहीं होता क्या कैसे ख़बर बनानी है। तो नए लोगों जो लोग आ रहे हैं उनको काफ़ी मसाइल का सामना है। तो सीखना चाहते हैं। मेरा जिन सीखना- लोगों से एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हम लोग हमारे पास भी लोग आते हैं, दिन रात आते हैं, इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं, जॉब्स के लिए भी आते हैं, तो वो जब उनसे हम लोग बात करते हैं तो उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, हालांकि वो डिग्री लेके आए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सीखना तो खुद ही है ना, हाँ। एक बंदे का इंटरेस्ट नहीं होगा तो कैसे सीखेगा? उसमें ये कि जॉब्स नहीं है, आपको पता है चैनल्स में जो उसी लोगों को जो उन्होंने बात की कि वो पार्टी वाइज या एजेंडे के मुताबिक जो लोग पैराशूटर्स वही आते हैं,
जो पढ़ लिख कर आते हैं मेरे ख्याल से उनको तो वो साइड पे किया जाता है, तो इसलिए वो काफ़ी मसाइल है। जो नए लोग हैं उनको तो बहुत मसाइल का सामना है। तो इस हवाले से आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हो सकता आसानियाँ है नहीं हैं? अगर सोशल मीडिया को उसमें जैसे वो मोनेटाइज सिस्टम जो शुरू हो चुका है इस वक्त, अगर वो हर बंदा अपने तौर पे कमाना शुरू कर दे तो शायद हालात बेहतर हो सके, लेकिन जॉब्स का वो सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। कमाना तो साफत में है ही नहीं। अनिला, हाँ। आप खातून हैं, ख़वातीन के लिए भी ये तो बहुत मुश्किल अब है। तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। पहले भी बहुत मुश्किल था। हमें पता है कि बाहर खातून का निकलना किसी शोबे के अंदर भी, सिर्फ साफत में नहीं, किसी शोबे में बाहर जाती है तो उसको कई किस्म की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और साफत के अंदर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपका कैसा तजर्बा रहा और क्या देखती हैं कि अब साफत पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन कर पाएंगी, हो सकती है? देखिए आप अब हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, जो हाईलाइट होते हैं वो बेसिकली एंकर्स हैं, और उनमें से बहुत से हैं जो जर्नलिस्ट नहीं हैं। हम्म। वो कहीं से होके आए हैं, किसी एजेंडे पे आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक आम वर्कर की, एक आम जर्नलिस्ट की, तो उसमें बहुत सी ख़वातीन अभी भी हैं जो काम कर रही हैं। अखबारात का सिलसिला आपको पता है कि ऑलमोस्ट जो है वो काम नहीं है, लेकिन जो काम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, और ख़वातीन से 2 या 3 रिपोर्टर्स के बराबर काम लिया जाता है। और उनकी जो सैलरीज़ हैं, मेरे अपने साथ बहुत से लोग हैं जिनकी सैलरीज़ ना होने के बराबर है, लेकिन सैलरीज़ मिल किनको रही हैं, या जो अच्छे पैकेजेस हैं जिनको हमारी यूथ आजकल फॉलो करती है। और हमारी यूथ में भी आप देख लें, जो पढ़ के भी आते हैं उनको प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता, वो ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन वो हाईलाइट जो ये लोग हैं जो एंकर्स हैं, इनको समझ के आते हैं, इनको आइडियलाइज करके आते हैं, तो उनको भी आके यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, उस तरह से नहीं मिलता। बेसिक सैलरी, इंटर्नशिप्स आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ना होने के आजकल फ्यूल चार्जेस, घर से निकलना बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया ने ये थोड़ी सी आसानी कर दी है कि अगर आप में थोड़े से जरासीम हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, या आपने कुछ सीख लिया है। इवन मुझे पता है कि हमने अखबार पढ़ पढ़ के खबर मतलब बनानी कैसे, ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि खबर में ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ होंगी, हमने वहाँ से सीखा। तो हमारे सीनियर्स ने हमारी इस चीज़ को चेक किया कि हाँ ये खबर बना सकते हैं। लेकिन अब की जो यूथ है वो सोशल मीडिया को देख के आई है। सोशल मीडिया आपकी ट्रेनिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको वे बता देगा कि ये आपका मीडिया है, आप अगर काम करना चाहें। ये जो एथिक्स है, ये हमारी जो तंजीमें हैं उनका भी काम है, और आपको पता है बहुत सी वर्कशॉप्स भी होती हैं इस पर सिखाने के लिए। लेकिन ये इतना ज़रूरी है, इसमें इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारी जो NGOs हैं इनका भी, जो हमारे सोशल सेक्टर्स हैं उनका भी, कि हमारी जो यूथ है उनको। और आप देखें कि हमारा कोई ऐसा फ़िल्टर भी नहीं है कि हम जो हमारी यूथ आने वाली है, जो जर्नलिज्म में अपना नाम बनाना चाहते हैं, हम उनको एजुकेट कर सकें कि आपने किसी एजेंडा को फॉलो नहीं करना। ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और आप जिनकी बात कर रहे हैं कि आपने देखा कि वो मीडिया पे जो हैं वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे उसी शो में बहुत से लोग होंगे जो एक एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नहीं कि सारे मेन जो एक PDM को कर रहा होगा, एक उसको, और इसी तरह से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे वो इस तरफ लग गए हैं। और हमें लगता है कि हमारा जो मीडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत स्टेक पे आ गया है, लोग ट्रस्ट नहीं करते अब इस पे। साजगार है वो तो बेचारा घर से भी परेशान हाल निकलता था, और सारा दिन ऑफिस में भी अपने मामला निभाने के बाद रात को इस परेशानी में होता था कि घर कैसे पहुंचूंगा। मौशी मसाइल हमेशा से रहे, और ये वर्किंग जर्नलिस्ट के कभी भी ख़त्म नहीं हुए, और आज भी वैसे ही हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनके हालात बेहतर नहीं हुए, जो काम करते हैं सिर्फ, कुछ और नहीं करते। साफ़ी जो है वो सिर्फ साफत करेगा तो उसके पास घर के मामला चलाने को नहीं है, तो वो बाकी अगर कुछ करेगा तो कहते हैं कि ये तो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, या तो कोई और कारोबार कर रहा है, कोई और बिज़नेस कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ जाएंगे, उसको कोई साफ़ी नहीं मानेगा। तो जो लोग एकदम से आए किसी छतरी के ज़रिए, वो तो आगे छा गए, उन्होंने पैसे भी कमा लिए, और कहते हैं ना टीवी के ऊपर जो दिखता है वो बिकता है, वो दिखने भी पड़ जाते हैं और फिर बिकने भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो बेचारा पिस जाता है। उसके लिए आप लोगों की क्या जिम्मेदारियाँ और आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें तो साहब, ये इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अब से नहीं है, पुराना है, कि अब महंगाई जो है वो तकरीबन 1000 गुना बढ़ गई है गुज़श्ता अगर 2-3 साल की मैं बात करूँ तो। बदकिस्मती की बात यह है कि अक्सर टीवी चैनल ने सो कॉल्ड मुआशी बहरान के नाम पर तनख्वाहों में बढ़ाने की बजाय कोविड के दौरान कट लगा दिया था। जी ऐसी। और अब मालकान चालाकी ये कर रहे हैं कि
वो उनका पूरा कट बहाल करते हैं, या थोड़ा बहुत बहाल करने के बाद जो 1.5-2 साल उन्होंने सैलरी दी है उसे कह दें कि हमने इनकी सैलरी बढ़ा दी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट से भी बारहा कहा है कि भाई अगर जब तक मुल्क में लॉ जो है उस पर अमल दरामद कराना गवर्नमेंट का काम होता है। कि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देखें ये तो आजर और अजीर का मसला है। तो मैम उन्हें कहते हैं कि भाई जब एक किसी घर में चोरी होती है तो वो चोर और मालक का मसला होता है, तो उधर आप क्यों गिरफ्तार करते हैं? इसलिए कि हुकूमत वक्त की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि जो आदमी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, किसी का हक मारेगा, किसी के चीज़ पे कब्जा करेगा, उसको कानून ने अपनी गिरफ्त में लाना होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि मालकान और हुकूमत का जो एक गठजोड़ होता है कि मन तो हाजी बगो तुम ही हाजी बगोयद, कि आप मेरी तारीफ़ करते रहे, मैं आपको नहीं पूछूंगा, मैं आपको माल देता रहूँगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इसके लिए हुकूमत को ये चाहिए, बल्कि हम तो कहते हैं कि हुकूमत कोई भी हो ये अब इसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। अब पार्लियामेंट को कोई ऐसी कमेटी बनानी चाहिए होगी और जो इस पे काम करे। और दूसरा यह है कि जब हमारी मालकान से बात होती है APNS से या PBA से, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई एक तो यह है कि आपने तनख्वाह बढ़ाई नहीं है, दूसरा ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जो तनख्वाह न बर वक्त देते हैं, बल्कि बाद इदारों में तो लंबा लंबा डिले चल रहा है तनख्वाह का। तो इसलिए आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप एक APNS या PBA का ग्रोह बन जाए और गवर्नमेंट से जो है वो टैक्स पेयर के पैसे लेकर उससे इश्तिहार ले और आपस में बांटता रहे। आपका ये भी काम है कि आप अदारिये लिखते हैं कि कानून पर हुकूमतों को अमल दरामद करना चाहिए, आप अदारिये लिखते हैं कि सियासी जमातों को अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन ख़ुद उन तमाम इदारों के अंदर एक भी लेबर लॉ का वो इतलाक़ नहीं होने देते। तो इसलिए हम भी उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पहले भी PFJ करती रही, अब भी करती रही है। लेकिन आपके ऊपर कुछ दबाव प्रेशर तो ये भी सुनने को आता है ना कि ये भी हुकूमतों के आगे घुटने टेक देते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। यूनियंस और सीनियर्स के ऊपर ये बात आती है कि जब इनका ज़ाती मफाद आता है तो ये घुटने टेक देते हैं। देखें, अगर घुटने टेकने की बात ये होती है कि जब अगर कोई इदारा ज़्यादती कर रहा हो तो यूनियन आंखें बंद कर ले, उसका मतलब तो ये होता है कि आप पॉकेट यूनियन है। आप अगर PFJ को देखें, RIJ को देखें कि जिस अदारे के अंदर मसला पैदा होता है उस वक़्त हम स्टैंड भी करते हैं, बात भी करते हैं जाके, ठीक है, और उनको शर्म दिलाने के लिए बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज़ भी जारी करते हैं ताकि आम आदमी को पता चले कि ये जो अपने TV चैनल या अखबारात के अंदर अखलाकियात की दुहाई देते हैं, कानून पर अमल दरामद की दुहाई देते हैं, उनके अपने इदारे के अंदर क्या सूरत हाल है। तो इसलिए ये ऐसी मिसाल मुझे तो नहीं नज़र आती कि किसी इदारे के अंदर तनख्वाह का इशू हुआ हो और RIJ ने इसके ऊपर स्टैंड न लिया हो। बाकी ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जिस अदारे का अपना मसला होता है वहाँ का वर्कर बेचारा दो धारी तलवार में होता है। एक तो वो कहीं से उधार उठाकर कहीं से इधर करके चूल्हा जला रहा होता है, दूसरा वो उसी अपने मालिक का जो है वो तमाम रवैया भी बर्दाश्त करता है, क्योंकि मार्केट में क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है नहीं है कि अगर वो कोई बंदा अपने हकूक़ की बात करेगा दूसरे दिन उसे सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले परवाना दे दिया जाएगा कि आप बागी हो, आप इस दफ्तर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। अदालतों में अगर वो जाता है तो वहाँ साल लग सकते हैं, उसको इंसाफ नहीं मिलता। नहीं होते वो कैसे अदालतों के अंदर जाएगा अपने केस को लेकर जी रुलता रहता है। तो इसलिए हमारा ये प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारा समझ लें कि सामना उस क्लास के साथ है, मैं मालकान की क्लास कहता हूँ, कि जिनके सामने ना कोई अखलाकियात है, ना उनके सीने के अंदर गोश्त का दिल है, लोथड़ा है, बल्कि लोथड़ा कह लें या पत्थर कह लें, कि जिनका अपना एक दिन का बजट जो है वो लाखों करोड़ों में होता है, लेकिन वर्कर की 15, 20, 25 हज़ार सैलरी देते हुए भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। इफ्तिखार शाजी साहब, जिसने सहाफ़त की, मेरा ज़ाती ये मानना है कि वो कुछ और नहीं कर सकता, उसने यही काम करना और उसके अंदर से ये ख़त्म हो नहीं, ये जरासीम निकल ही नहीं सकते। एक सहाफ़ी जो वाकई कोई तहकीकाती रिपोर्टिंग करना चाहता है या वो कर रहा है, तो
उसको जिस चीज़ का जिक्र मैंने पहले किया कि उसके आगे एक बड़े माफिया का उसको सामना करना पड़ता है, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसको उठाया जाता है, उसको मरवाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने आज से कुछ दिन पहले एक जेल की एक स्टोरी निकाली, उसके अंदर हमने देखा कि जेल में जुआ हो रहा है, और जेल में आपको पता है कि वहाँ से कुछ चीज़ बाहर निकाल कर लानी सबसे मुश्किल काम होता है। मतलब एविडेंस के तौर पे फुटेज हो, अगर वो आपके पास वीडियो, वहाँ पर जुआ हो रहा है, करोड़ों रुपए का जुआ हो रहा है, वहाँ पर मंशियात जारी हैं और वहाँ पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। हमने देखा कि वहाँ पर पैसे का जो रेल पेल है वो बड़ी आसानी के साथ हो रहा है, रिश्वत दी जा रही है और रिश्वत ली जा रही है। उसके ऊपर जेल से एक बंदा हमें फ़ोन करके कहता है, और सरकारी एहलकार के फ़ोन से वो फ़ोन करके कहता है कि आपको देख लिया जाएगा, आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपने हमारे खिलाफ लोग प्लांट किए हैं। तो मतलब कि ये कि हमें तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए ना कि हमें अगर कोई इस तरह की चीज़ करनी है तो आपने मरना है या आपने कोई सख्ती बर्दाश्त करनी है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कोई और ऑप्शन भी है कि हम लोग बस इस चीज़ के लिए तैयार हैं ये काम करने से पहले? मेरे ख्याल में सिस्टम को जहाँ जहाँ भी लोग चैलेंज करते हैं उनके लिए मसाइल तो होते हैं, मतलब एक अनहोनी बात नहीं है। जब आप किसी माफियाज को एक्सपोज करेंगे, उनके नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे, तो इस बात का तो आपको कभी इम्कान रखना चाहिए कि वो माफियाज अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी बका के लिए आपके ख़िलाफ़ जाएंगे, और जहाँ तक जा सकते हैं वो जाएंगे। और दुनिया में हर साल रिपोर्ट छपती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि और ख़ित्तों में भी सहाफ़ी इस तरह के खतरात से दो चार होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपनी जान भी गंवा देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने प्यारों को खो देते हैं। तो ये तो मेरे ख़्याल में चलता रहेगा। देखें, शर और खैर की ताकतें साथ साथ चलती रहेंगी। अब आपने अगर एक शऊरी फ़ैसला किया है कि आप बतौर सहाफ़ी इस माशरे में किरदार अदा करना चाह रहे हैं, और आपका ख़्याल ये है कि इस माशरे के अंदर जितने बिगाड़ हैं उन बिगाड़्स को मैंने एक्सपोज़ करना है, और फिर मैंने रियासत को ये बताना है, इख्तियार आपके हाथ में है और आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में हमारा काम तो बुनियादी तौर पे ये, हमने डंडा नहीं उठाना होता, हमें चीज़ों को खुद ठीक नहीं करना होता। सहाफ़ी का काम चीज़ों को एक्सपोज़ करना है, और फिर रियासत के उन इदारों को जिनकी ज़िम्मेदारी उनको ठीक करना, उनको बताना होता है। तो मेरा ख़्याल में ये काम कहीं ना कहीं तो हो रहा होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जो फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं कि जो बड़े बामकसद किस्म के हैं। मेरा ख़्याल में उनके पीछे एक सोच है, जो लोग वो कंडक्ट कर रहे हैं उनका ख़्याल ये है कि वो जो सहाफ़त के बुनियादी असूल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, होता ये है कि जब इस तरह के लोग माशरे में हों और माशरे की मजमूई सोच ये हो कि हमने ठीक होना है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हवाले से, 23 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट, एक न्यूक्लियर मुल्क है, दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमारी एक स्टैंडिंग है, दुनिया हमारे बगैर आगे शायद बढ़ती नहीं है। वो अफ़गानिस्तान के मसाइल हों, वो मिडल ईस्ट के मसाइल हों, वो चाइना को कंटेन करना हो, हर हवाले से हमारा एक रोल है। तो ऐसे मुल्क को कैसा होना चाहिए? मेरा ख़्याल में उस मुल्क के अंदर एक नेशनलिज्म होना चाहिए, उस मुल्क के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, उस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उस मुल्क के अंदर प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। बट कौन लेके आएगा? मीडिया ने तो सिर्फ इन सारे मर्ज़ों का एक तरह से डिस्प्ले देना है कि सारे अमराज मौजूद हैं, बट ठीक करने के लिए कौन से फ़ोरम है? पहला फ़ोरम तो पार्लियामान है। हमने पार्लियामान को सेंसिटाइज़ करते हैं, हम बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बताते हैं कि आप कैसे कवानीन बनाएं कि इन माफिया से हमारी जान छूटे। उसके बाद हम एग्जेक्टिव को कहते हैं, बहुत बड़ा एक ज़ाहिर सी बात इंस्टीट्यूशन का एक ऑर्गन है कि आपका काम है कि आप एक्शन लें। उसके बाद हम जुडिशरी को उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, आपके पास ताकत है, आप चीज़ों को रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में सारे रोल कहीं ना कहीं हम बहुत प्रोमिनेंटली तो नहीं, लेकिन एक सर्टन फेयर लेवल पे हम प्ले कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मजमूई सोच एक ऐसी नहीं है, मजमूई सोच में बात अपनी पूरी कर लूँ, क्योंकि मजमूई सोच हमारी ठीक होने की नहीं है। जब हम इक़्तिदार में आते हैं, हमारे तर्ज़ अमल, हमारा रवैया, हमारी सोच बदल जाती है। भट्ट साहब बैठे हैं, बताएं कि ये लोग जो अपोजिशन में होते हैं, हमारे बहुत सियासतदान, बाज़ औक़ात उनको लगता है कि सहाफ़ियों के साथ भी जुल्म हो रहा है। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम हंगर स्ट्राइक करते हैं, जब हम दफातर के दरवाज़ों के अपने पट्टियाँ बांध के बैठे होते हैं, उस वक्त हमारे साथ आगे यकजहती करते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचते हैं तो जो उनका एक्चुअल माइंड सेट है वो सामने आ जाता है। तो मेरा ख़्याल में अगर ये एक हिपोक्रेसी चलती रहेगी तो फिर हमने ठीक नहीं होना। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, 20 साल बाद बैठे लोग इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे होंगे,
बट हालात से ज़्यादा हम लोग अपनी कोशिश करते रहेंगे, हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं ना, हमारी जिम्मेदारी यही है। मैं वही कह रहा हूँ। शाहिद साहब, ताकत कहाँ पर है, बट सबसे भी जानूंगा, और ताकत कब तक जो है वो शिफ्ट होगी मेरे तक, आप तक, और सारे मामला बेहतर होंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। यूसुफ खान, आपको बहुत शुक्रिया, और अनिला, आपको भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त जो है एक वक्फे का वक्फा लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर नेशनल प्रेस क्लब। पैनल में थोड़ी सी चेंजेस हैं, हमारे साथ दो हमारे मेहमान नए आए हैं। नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं मौजूदा अनवर रज़ा साहब, और साबका सदर शकील करार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी वेलकम करेंगे। शराजी साहब, आपसे गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। हमने कहा ना कि ताकत किसके पास है, ताकत किसके पास है, ये तो हमें पता है ताकत किसके पास है, लेकिन ताकत आपके पास, मेरे पास, आम आदमी के पास कब आएगी, इसका कोई तयन हो सकता है? या जिस तरह से हमारे साबका आर्मी चीफ साहब कह के चले गए कमर जावेद बाजवा साहब, कि अब फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में और मुल्की इस तरह के मामलात में कोई रोल नहीं है, मान लें इस बात को? मेरा ख्याल में थोड़ी देर के लिए मान लें, और उसके बाद हम अपने सियासतदानों से उम्मीद करें कि अगर ये स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट नहीं है और वाकई फ़ौज ये चाह रही है कि वो अब सियासी मामला से अलग हो गई है, तो मेरा ख्याल में पिछले 75 बरसों में हमारे सियासतदान यही रोना रोते रहे हैं ना, कि उनके पास इक़्तिदार नहीं है, उनको स्पेस नहीं मिलती, रादर उनके लिए स्पेस श्रिंक हो रही है। तो मेरा ख्याल में मौका मिला है, एक कॉन्सेंसस के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे को स्पेस दें, और इस मुल्क के अंदर पार्लिमान को बाइख्तियार करें, और यकीनी और हकीकी मानों में जिस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसी के पास इख्तियारात होने चाहिए, और जो कोर एरियाज़ हैं उनको भी वही एड्रेस करे, और मोर इम्पॉर्टेंटली अवामी फलाह व बहबूद के काम करे, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो फोकल पॉइंट है वो आवाम होते हैं ना, आम आदमी है। आम आदमी की फलाह व बहबूद के लिए अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा मौका है, इस मौके को गनीमत जाने आगे आएँ। लेकिन अभी तक तो हमें सियासतदानों को जो तर्ज अमल है वो ये लग रहा है कि उनके लिए इक़्तिदार सबसे बड़ा ही मसला है, किसी ने उसको बचाना है और किसी ने उसको हासिल करना है। तो अगर इसी आप लड़ाई में लगे रहे तो फिर मेरे ख्याल में फिर इसी तरह एक सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि कोई एक और फरीक आएगा जो आप दोनों को धक्का देगा और खुदा के फिर कुर्सी शाहिद साहब ने ठीक कहा, किसी ने बचाना है और किसी ने हासिल करना, और जिसने बचाना है और जिसने हासिल करना है, दोनों की अभी तक लगता है ऐसी है कि नज़रें उधर ही हैं। क्योंकि खान साहब, हमने सुना कल तक भी यही कह रहे थे कि आपको कुछ बेहतर फैसले करने होंगे, आपको सोचना होगा, मुल्क बहुत मंदी की तरफ जा रहा है और हालात बुरे हैं। ये देखें, हमारी ये बदकिस्मती है कि हम हमेशा अपनी पसंद का जो है ना, जो डिक्टेटर होता है उसके फैसलों की तायद करते हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करता हूँ, ठीक है, और जो आपका फेवरेट नहीं होता आप उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। मसलन मैं अभी, आपने खान साहब की बात की, खान साहब ये समझते हैं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो गलत है, लेकिन जो कुछ भुट्टो साहब के साथ हुआ वो ठीक था, जो बीबी के साथ हुआ वो ठीक था, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो ठीक था, लेकिन मेरे साथ अगर कुछ हुआ है तो वो गलत है। जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये फैसला नहीं कर लेती कि भाई जिसके साथ भी मावराए आइन कुछ होगा वो गलत है, तो उस वक्त तक हमारी पॉलिटिक्स जो है वो दुरुस्त रास्ते पे नहीं आ सकती। ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि बाजवा साहब एक अनाउंसमेंट करके गए हैं और नए आर्मी चीफ ने उसे इंडोज किया है। मैं शराजी साहब की बात से की तायद करता हूँ कि अब सियासतदानों को चाहिए कि बैठे रूल्स ऑफ गेम तय कर ले। क्यों उन्हें आवाज़ देते हैं कि आप आएँ और हमें बैठाएं? क्यों उन्हें आप आवाज़ देते हैं कि आप आएँ और हमारे दरमियान इलेक्शन की डेट तय कराएं? आप उन्हें क्यों आवाज़ देते हैं कि आप आएँ और नेक्स्ट अबूरी सेटअप क्या बनना है, आप हमारे साथ बैठ के फैसला करें, आप आए और हमारे लिए इलेक्शन डेट का डिसीजन करें? क्यों उन्हें बुलाते हैं? आपस में बैठे, एक दिन नहीं बैठेंगे, 2 दिन नहीं बैठेंगे। ये तो कोई नया फिनोमेना आ गया है। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रगल भी करती हैं, लेकिन टेबल पे बात भी करती हैं। मतलब हमारे सामने सबसे बड़ा क्राइसिस तो 77 का था ना, कि मुंतखब वज़ीर आज़म उसके बाद फांसी दे दिया गया उसको। जब पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक चल रही थी तो उनके साथ साथ मुज़ाकरात भी चल रहे थे। जब आप दुनिया को देखते हैं कि दोनों ममालिक की फ़ौजें एक दूसरे के पर गोलाबारी कर रही होती हैं, एक दूसरे पर फ़ज़ाई हमले कर रही होती हैं, लेकिन टेबल पे बैठ के बात भी कर रहे होते हैं। को क्या इससे भी बड़ा कोई सियासी बातों का आपस में कोई मुहाज़रा है कि आप कहेंगे हमने एक दूसरे के साथ बैठना नहीं है? हालात किस तरफ जा रहे हैं अनवर रज़ा साहब? अदम एतमाद तो है ही है, एक दूसरे पे एतमाद करना इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है।
लेकिन इसके अलावा कुछ चारा नहीं है हमारी सियासी जमातों को। और ख़ास तौर पे अगर हम लोग पीडीएम की बात करें तो पीडीएम में किसी हद तक इस हवाले से लचक नज़र आती है कि बैठ के बात हो सकती है, लेकिन पहले शर्तें नहीं मानी जा सकती। बाद में बेशक उसके ऊपर हम लोग तय कर लें चीज़ों को कैसे आगे लेके जाना है। लेकिन दूसरी तरफ से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बैकडोर रब्तों की हमने जिक्र किया, सदर मुमलिकत में उसमें भी अपना रोल प्ले किया, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। खान साहब का बैठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का बैठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको कोई बिठा पाएगा? देखिए तरुण साहब, जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो आपको पहले से शर्तें आयद नहीं करनी पड़ती। जब आप इस तरह की कोई शराइत रखते हैं तो फिर जो दूसरा फ्रीक होता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। यही सियासी जमातों के दरमियान हो रहा है। और ख़ान साहब चाहते ये हैं कि अब उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर भी बिठाने के लिए कोई तीसरा फ्रीक आए, जो कि आप ख़ुद दावत देते हैं। ये ना तो ये जमहूरी सोच है और ना सियासी सोच है। इससे क्या होता है कि आप तीसरी क़ुव्वत को दावत दे रहे होते हैं, और यही सोच है जिसकी नफ़ी करनी है सियासतदानों ने। हमने तो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना है या हमने इंडिकेट करना है चीज़ों को कि आप यहाँ पर सियासतदान कुछ गलती कर रहे हैं। लेकिन इस सियासत को, इस जमहूरियत को अगर परवान चढ़ाना है तो इन सियासी जमातों ने। लेकिन आपने देखा कि नए जो आर्मी चीफ़ हैं उनसे जो उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं इमरान खान साहब ने, और जिस तरह उन्होंने कहा कि नए जो आर्मी चीफ़ हैं वही कोई बेहतर राह निकाल सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि खान साहब को इस तरह के अब स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि माजी में उन्होंने कहा कि आपको याद होगा जब वो दौरे इक़्तिदार में तो कहा करते थे कि फ़ौज और हम बिल्कुल सेम पेज पर हैं। फिर जब वो इक़्तिदार से हटे तो वही बाजवा साहब थे और वही इमरान खान साहब थे कि जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाते थे, और दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट था। दोनों के दरमियान से मुराद ये एक पोलिटिकल पार्टी और एक इदारा। उसकी वजह से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर बड़ा मलाइन भी किया गया एक इदारे को, और ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। होता था लेकिन इस हद तक नहीं होता था। इसका नुकसान हुआ मुल्क को। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अल्टीमेटली मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। जिस तरह अलवी साहब के, इसाक़ साहब के मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आगे भी बढ़ी हैं, और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं कि मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। मैं समझता ये हूँ कि बहुत अच्छी ये एक पेशरफ्त थी जो अलवी साहब ने शुरू की और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने शुरू की। इसाक़ साहब भी बैठे। हाँ, ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब उन्होंने दौरे इक़्तिदार संभाला उस वक्त मुल्क के हालात बड़े क्रिटिकल थे, माशी सूरत बड़ी अबतर थी, सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता चला जा रहा था। अब उन्होंने जब चीज़ों को बेहतर किया है, वो बेहतर करने के साथ साथ अब उन्हें टाइम चाहिए उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने मुश्किल वक्त में ये फ़ैसला किया। पीडीएम की बात कर रहा हूँ, इसलिए उन्हें वक्त चाहिए कि अब वो आवाम को रिलीफ देने के मोड में जा चुके हैं। जब वो आवाम को रिलीफ देंगे तो फिर वो आम इंतखाबात में अपनी मर्जी के नताइज भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन खान साहब ये चाहते हैं, साबका हुकूमत और साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी कहते थे ना कि ये मुश्किल वक्त है और ये पूरी दुनिया के साथ हमें भी फेस करना पड़ा और इंशाल्लाह हम लोग इससे निकल जाएंगे। शकील कार साहब, फ़ौज का एस्टेब्लिशमेंट का आना बुरा, एस्टेब्लिशमेंट का ना आना बुरा, आपको लगता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इतनी अहलियत और काबिलियत नहीं है कि मजबूरन उनको इंटरफेरेंस करनी पड़ती है और फिर हम लोग उनको सामने इस तरह से बाज़ार में खड़ा कर देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर साहब, एक तस्वीर पुरानी पड़ी हुई है अभी भी शायद मेरे मोबाइल में, जिसमें मुशर्रफ दौर में रेफरेंडम जब हुआ था तो उस फ़ोटो में पाकिस्तान की तमाम क़यादत मौजूद है, जिसमें इमरान खान भी खड़े हुए, साथ में जनरल मुशर्रफ वर्दी में खड़े हुए। तो फ़ौज तो ख़ुद आती नहीं है, जो दावत देते हैं, और दावत देते हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। और जब हमारे यहाँ सियासत का ये रंग है कि अगर आप कोई काम करें, चाहे फ़ौज से मदद मांगें तो वो सही है, दूसरा करे तो उसके ऊपर तनकीद करती है। बड़ी आसान सी बात है, बड़े इल्ज़ाम तराशा लगते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में सियासी जमातें और शख्सियात बुरी तरह खुल के सामने आ गई हैं, उनका एक्सपोज हो गया, उनका किरदार सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो हम भी देख रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट जो पहले सियासी जमातों के साथ बंद कमरे में मुलाकातें करते थे अब ओपन करते हैं, अब खुल चुका है सब कुछ। ट्विटर, सोशल मीडिया पे आप जाके देखें तो अब चंद साफ़ी हमारे बाकायदा अपनी अपनी जमातों के फोकल पर्सन बन चुके हैं। ये हमने डिस्कस किया, आप लोगों के आने से पहले हमने इसके ऊपर बात की है कि मैंने एक शख्स का नाम भी लिया, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन हम लोग ये महसूस करते हैं जब हम लोग अपनी इन तमाम तर चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं खुद से, तो लगता है कि यार ये हमारे कुछ लोग जो हैं ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान हैं, उनकी तर्जुमानी कर रहे होते हैं, कोई भी बात उनके अगेंस्ट सुनने को तैयार नहीं होते। देखिए, उसमें होता है ना, माजी में भी होता रहा है कि जो हमारे बाद जर्नलिस्ट की दाएं बाजू या बाएं बाजू की तरफ उनकी राय होती है, लेकिन वो राय में अपनी ईमानदारी से काम लेते थे कि अगर तनकीद है तो तनकीद भी करते थे, अगर मस्बत बात है तो उसका अच्छे अंदाज में उसका जवाब भी देते थे। लेकिन अब तो बाकायदा नज़र आता है कि सिर्फ उनको पार्टी टिकट देना बाकी है
बाकी कोई और देना बाकी है, बाकी तो कुछ नहीं आ कोई चुका। और कोई बात नहीं तो है। अब तो इल्ज़ामात ये ऊपर लगते हैं उनके ऊपर कि ये लिफाफा जर्नलिज्म कर रहे हैं या पार्टी के तर्जुमान बन गए हैं बगैर तनख्वाह के या तनख्वाह ले रहे हैं। तो उससे सियासत के साथ साथ हमारी जो सहाफ़त है जो थोड़ी बहुत बच गई थी वो भी इसकी मल्टीप्लीट हो चुकी हुई है। तो हमें ये अब हमारा जो तबका है, देखना अब पिछले चंद सालों में हमारे सहाफ़त में भी और सियासत में भी दोनों तरफ मोर देन 40% जो है वो यंग लोग आ चुके हैं, मेल फीमेल। तो उनको हम क्या सबक दे रहे हैं, बिल्कुल। उनको हम क्या सिखा रहे हैं, ये तो रोल और जो मॉडल सिखाएंगे वही फिर आगे आएगा हमारे। बिल्कुल, सीनियर्स जो हैं वो रोल्स मॉडल होते हैं। और इफ्तिखार शाह साहब, ये जो अभी हालात हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मौशी हालात भी इतने अच्छे नहीं है, सियासी हालात भी इतने अच्छे नहीं है, और बॉर्डर की अगर हम लोग बात करें, बॉर्डर के हालात भी इतने अच्छे नहीं है। चमन पे पिछले दिनों आपने देखा वाक़या कि क्या हुआ, और बहुत सारी वाक़यात इस तरह के हमने और भी देखे, और रिपोर्ट कम होते हैं हो ज़्यादा रहे हैं। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, और इसका आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कितना असर मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, और फिर कुछ हालात बिगड़ने की तरफ, ज़्यादा बिगड़ने की तरफ तो नहीं जाएंगे? मैं कल इसाक डार साहब को आप भी सुन रहे थे, और इस मुल्क के अंदर जिस वक्त माशी अबतरी है, उस माशी अबतरी के अंदर हमारे एक पड़ोसी मुल्क का भी बड़ा किरदार है, और वो पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान है, जी जी। जहाँ हमारी डॉलर से लेके यूरिया खाद तक स्मगल हो रही है, गंदम को भी शामिल कर लें, और क्या कुछ, गोया कि एक इलीगल इकॉनमी इस्टेब्लिश्ड है, और वो सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक हमारा गुड्स जा रही हैं। रियासत पाकिस्तान को, इस मुल्क के अवाम को उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन अगेन, और दूसरी तरफ आप देखें तो न सिर्फ चमन बॉर्डर के तो एक इंसिडेंट है, उससे पहले अगर आप उधर खोस्त की तरफ या पूरे बॉर्डर के ऊपर हमारे जो फ़ौजी जवानों को शहीद किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन उन लोगों के लिए सोचने का ये वक्त है कि जो अमेरिका से, जो अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद बड़े ढोल बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान नवाज़ वहाँ पे लोग आ गए हैं, तालिबान के बारे में ये तासुर हमें दिया जा रहा था कि अब बड़ा मामलात वहाँ पे ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी पॉलिसीज़ पे रिव्यू करना चाहिए। ये कैसा हम कि एक 4 दहाइयों से हम अफ़गानिस्तान की जंग में शामिल रहे, हमने अपने 70-80 हज़ार लोग, उसमें फ़ौजी और आम सिविलियन लोग, उनको गंवाया, हमारी मईशत को $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान पहुँचा। और अगर आज हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि एक सिक्योरिटी स्टेट है, तो वजह क्या है? अफ़गानिस्तान की जंग ही है ना। तो दुनिया में पाकिस्तान को रोक स्टेट कहें, सिक्योरिटी स्टेट कहें, आज इस मुल्क के अंदर टूरिज़म नहीं हो रहा, आज इस मुल्क के अंदर $1 की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, एंड ये सब कुछ अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से है। और अफ़गानिस्तान से हमें क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं? गोया कि एक दिन में सिविलियंस निहत्ते लोगों पे फायरिंग करके तो हमें 7 लाशों का तोहफ़ा दिया गया है, और उसके ऊपर भी सिर्फ हल्की सी सॉरी कर दिया गया है, गलती हुई है, और मजबूरन हमें चंद घंटे के बाद उसी बॉर्डर को दोबारा खोलना भी पड़ा है उन अफ़गान लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे हमारी कौमी हमीयत का ये तकाज़ा है कि हम ज़रा एक स्टैंड लें, एक खुल के बात करें कि जिस मुल्क की वजह से हमने ब्लीड किया है, हम आज इस नहज पे पहुँचे कि हमारे रिजर्व्स के अंदर $6.7 अरब पड़े हैं, जिसमें से $6 अरब हमारे दोस्त मुल्कों के हैं, कर्जे के पड़े हुए हैं। गोया कि इतने कम हम वसाइल के साथ, और हमारे ये हालात हुए हैं, और वहाँ से हमें ये कुछ मिल रहा है। तो मेरा ख्याल में हमें क्लियर स्टैंड लेके एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन लेनी पड़ेगी, और बताना पड़ेगा कि हमारी जो डिमांड्स अगर उनको पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ हमें कुछ अदरवाइज तरीके से निपटना पड़ेगा। बट साहब, खुल के बात करने की बात की शराजी साहब ने, हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हम लोग खुल के बात कर सकें। और दूसरी तरफ कल एक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेदार सरकारी अफसर ने एक बात की, उसने कहा जी कि TTP और तालिबान जो हैं वो एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। तो ये बात तो समझ में आती देखिए, है। हम तो बात खुल के कर सकते हैं, पता नहीं आपका टीवी चलाएगा नहीं, नहीं, और हम चला चलाएगा सकते तो हैं। उसके बाद टीवी के साथ क्या होगा, इसलिए हमें तो बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो बात शराई साहब ने की, देखें कि जब से अफ़गान क्राइसिस शुरू हुआ, स्टार्ट की बात कर लें, रशियन दौर की बात कर लें, उसके बाद पाकिस्तान को जब क्लाशनकोफ कल्चर मिला, जब हीरोन कल्चर मिला, तो उसके बाद से लेकर आज तक हम मुसलसल एक बात को फेस कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये भी निज़ाम कुदरत है कि आप अपना हमसाया तब्दील नहीं कर सकते, आप वो आपकी चॉइस पे अब नहीं है ऐसी कि आप समझे कि अब अफ़गानिस्तान की जगह मैं सऊदीया को अपना हमसाया बना लूँ या ईरान को बना लूँ, वो अब बॉर्डर हैं, ठीक है। तो अब आपने, ये दुनिया की भी जिम्मेदारी है कि अब
कि पूरी दुनिया ने अमेरिका को वार जोन, अफ़गानिस्तान को वार जोन बनाया हुआ है, और अफ़गानिस्तान के लोगों की इकानमी ही अब वार पे है कि जंग होगी तो काम चलेगा, तो एक मुल्क आ जाए तो दूसरा आ जाए, दूसरा निकले तो तीसरा आ जाए। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ दुनिया का अमन जुड़ा है। पाकिस्तान तो जिस दिन पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए उस दिन फिर पूरी दुनिया को फेस करना पड़ेगा। इसलिए ये इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पे भी है ना जी। ये इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पे भी है कि हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे टस टूस होगी तो तभी हमारे मामलात चलेंगे। और देखें, ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी हमारी भी इकानमी जो है वो इसी पे बेस करती है कि बाहर से कि किसी जगह हमारी फ़ौज चली जाए, किसी जगह हम अंगेज हो जाएं और दुनिया जो है वो हमारे लिए अपने ख़जाने को मुंह खोल दे, बड़ी ताकतें, तो हमारा काम भी चल जाता है। माजी भी यही कहता है, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस तरह अब जिन हालात में अफ़गानिस्तान अब है, अगर इसकी तरफ आलमी बरादरी ने तवज्जो ना दी, ख़ास तौर पे मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कह रहा हूँ कि हमारे जो अफ़गानिस्तान के जर्नलिस्ट जो वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए हैं, जो कसम पुरसी की हालत में हैं, उनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, बहुत उनके सारे पास, लोगों के हमारे नेटवर्क ने उनको मदद की है, हम लोग उसमें ठीक है। अहम रोल तो प्ले करें। इसलिए ख़ुसूसी तौर पर मैं यूनाइटेड नेशन से, पाकिस्तान के इदारों से दरख्वास्त करूँगा कि उन जर्नलिस्टों के वीज़ों की बहाली के लिए, उनके रेजिडेंस के लिए और उनके क़याम तमाम के लिए इन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। अनवर रज़ा साहब, मुख्तसरन बताइएगा क्योंकि प्रोग्राम में वक्त अब कम रह गया है, तो ये सारे सूरत हाल में सहाफ़त हमने पहले डिस्कस की है, आपकी, आपके प्रेस क्लब की, आपकी बॉडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या कर रहे हैं इस हवाले से? कुछ खुसूसी इंतज़ामात, कुछ इक़दामात, कुछ गवर्नमेंट के साथ, कुछ मुख्तलिफ़ NGOs के साथ मिलकर कुछ है प्लान? जी बिल्कुल, मैंने गुज़श्ता शो में भी आपसे ज़िक्र किया था कि सबसे बड़ा काम था कि CM पंजाब के साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी उसमें फ़ेज़ 2 की मंजूरी हुई, और उसके अलावा फिर आपने देखा जो 12 करोड़ F14 की लिस्टें हैं उस पर काम कंप्लीट हो चुका है, बस वो लिस्टें हाउसिंग फाउंडेशन में जाएंगी। इसके साथ साथ आपने देखा कि हमने जो अपने दोस्त अहबाब हैं, अपने जो जर्नलिस्ट हैं जो बेरोज़गार भी हो चुके हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की हैं। आज भी यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया है, और उसके साथ साथ कोशिश करते हैं कम वसाइल में जितना अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इंशाल्लाह लोगों ने देखा भी है, लोग हमेशा कारकर्दगी को देखते हैं और उसी की बुनियाद पर लोग आपको चुनते भी हैं। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें और उनकी खिदमत करें। चीज़ें बेहतर होंगी। शकील कार साहब, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं आप, क्राइम रिपोर्टर्स के लिए भी बड़े मसाइल हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले एक जिक्र भी किया एक मसले का भी, क्राइम रिपोर्टर्स के हवाले से, क्राइम रिपोर्टर्स की तरबियत के हवाले से कुछ प्लानिंग, कुछ बेहतर करने के लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग? कुछ हमारे पास ऐसा कोई है सिलसिला? देखिए, हमने 2 साल पहले सिर्फ क्राइम रिपोर्टर्स नहीं, क्योंकि अब जैसा कोई सीन होता है क्राइम सीन, तो वहाँ फोटोग्राफर भी जाता है और कैमरामैन भी जाता है, तो इन कैमरामैन और फोटोग्राफर की तरफ को तो जाता नहीं है। तो हमने 2 साल पहले इस्लामाबाद पुलिस से मिलके इनकी यहाँ ट्रेनिंग करवाई थी पुलिस हेडक्वार्टर में, और उसको कंटिन्यू हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी सेकंड जो फेज़ है उसकी भी ट्रेनिंग कराएंगे। रिपोर्टर्स तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें समझ जाते हैं कि क्राइसिस में क्या करना है, लेकिन जो कैमरामैन, फोटोग्राफर जो फ़ौरन स्पॉट पहुँचता है, बिल्कुल करीब जाता है, तो उसको भी सेफ्टी मेजर्स के हवाले से उसकी ट्रेनिंग जो है वो हम करवा रहे हैं जल्दी। और उसके अलावा वक्तन फ़ौक्तन वर्कशॉप जो है, अब क्योंकि दौर डिजिटल मीडिया का है, तो उनको भी हमने ट्रेनिंग दी थी इसी प्रेस क्लब में भी, कि आगे जो वक्त आ रहा है सोशल मीडिया को, उसको कैसे ऑपरेट करें, कैसे उससे इनकम जनरेट करेंगे आप। बहुत शुक्रिया शकील कार साहब। इफ्तिखार शाही साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आपने हमें इतना कीमती वक्त अपना दिया। अफजल भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया सर जी, और अनवर रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। शकील कार साहब आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आए। नाज़रीन आपको बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। हमारी कोशिश है कि रिपोर्टर्स कॉर्नर को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हम लोग करते रहें, और मैंने जिस तरह से पहले कहा प्रोग्राम की ओपनिंग में कि ये सबसे मौसर जगह है जहाँ से खबर ठीक मिल सकती है, खबर सही जा सकती है, खबर जाती भी है, और हम लोग अपने मसाइल को भी डिस्कस करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस सख्त तरीन हालात के अंदर जहाँ पर सियासत जो है डिस्कस होती है, जहाँ पर बाकी मामला डिस्कस होते हैं, सहाफ़त भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साफ़ी मसाइल को भी सामने लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।